स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि विकास यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कृषि देश की 3/4 जनसंख्या की गुजर बसर का साधन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो कृषि है उस पर हमारे देश की लगभग 3/4 जनसंख्या जो है वो निर्भर करती है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम भूभाग का उपभोग यानी कि उपयोग खेती के लिए करता है। भारत के अधिकांश किसान जमींदारों के आसामी तथा भूमिहीन श्रमिक रहे हैं। खेती के तरीके भी परंपरागत थे। किसानों को कृषि के लिए नए तरीकों का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। वे खेती में अधिक धन भी लगाने में असमर्थ थे। इसीलिए वे देश की खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग पूरा करने में असमर्थ थे। ठीक है, हमारे देश में क्या है, पहले के टाइम से ही जो परंपरागत साधन थे उनका इस्तेमाल किया जाता था खेती के लिए, और ज़्यादातर किसान जो भूमिहीन किसान होते थे वो जमींदारों के बोझ तले दबे रहते थे, क्योंकि वो उनसे उधार वगैरह लेते थे। तो जिसकी वजह से उनकी जो पीढ़ियाँ होती थी वो उनके यहाँ मजदूरी करती रहती थी, यानी कि उनके जो जोतें होती थी वहीं पर काम करती रहती थी। भारत सरकार ने देश में कृषि की दशा को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फार्म मशीनरी का उपयोग करने के लिए सरकार ने चकबंदी जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया है। चकबंदी का मतलब होता है जो छोटी छोटी जोतें होती है, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं उनको मिलाकर के पूरा एक कर देना, यानी कि इकट्ठा कर देना। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का भी संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया तथा भूमिहीन श्रमिकों में जमीनों को बांटा गया। देश में आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाया गया। सरकार ने किसानों को सिंचाई, विद्युत और परिवहन जैसी अच्छी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्र, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा विद्युत वास्तविक मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर उपलब्ध कराए, ताकि जो किसान है वो अपनी पैदावार बढ़ा सके, यानी कि जो फसल है उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसीलिए जो सरकार थी उसने उन्नत बीजों के बारे में किसानों को जानकारी दी। उर्वरक है, कीटनाशक है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाया ताकि जो किसान है वो फसल का उत्पादन बढ़ा सके, और साथ ही साथ बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण भी दिलवाए। इन सब उपायों से फसलों के उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों में आशातीत वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में इस वृद्धि का कारण उन्नतशील किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था है, जिसे हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फसल के भंडारण और नष्ट होने की समस्याओं के निदान के लिए सरकार भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए प्रयासरत है। अनेक फसलों की बीमा योजना को भी चलाया जा रहा है। भारत खाद्यान्नों को एक प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, भारत जो है वो खाद्यान्नों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ तिलहन जैसे मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सब्जियां और फल उत्पादित किए जाते हैं। भारत ने उद्यान कृषि में उच्च विकास किया है। यहाँ विश्व के फल उत्पादन का लगभग 1/10 भाग जो है वो पैदा किया जाता है। इनमें आम तथा केला प्रमुख हैं। फूलों की खेती को धीरे धीरे व्यापारिक रूप दिया जा रहा है। भविष्य में इसकी संभावना बहुत अच्छी है। हमारे देश में पशुधन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन भारत ने दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यहाँ विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। यह था भारत में जो कृषि का विकास है वो किन स्तरों से होकर के गुजरा। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का प्रतीक अध्ययन, अ केस स्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फार्म। वर्तमान में यूएसए के एक फार्म का आकार लगभग 200 हेक्टेयर है। सामान्यतः कृषक परिवार फार्म पर ही रहता है, यद्यपि वहां रिहायशी प्लॉट का क्षेत्रफल भारत के प्लॉट के बराबर हो सकता है, परंतु कृषि फार्मों का क्षेत्रफल भारत के फार्मों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फार्म होते हैं उनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले, यानी कि भारत की जो जोतें होती हैं या फार्म्स होते हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। इस फार्म का हम गेहूं उत्पादन की दृष्टि से ले सकते हैं।
जब किसान मिट्टी और जल संसाधनों को परखकर विश्वास कर लेता है कि जो संसाधन है उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो वह फसल बोने के लिए का जो निर्णय है वो ले लेता है। ये फसल को हानि पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको मारने के उपाय भी करते हैं, उनका परीक्षण भी करवाते हैं और मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी या उसके पूर्ण अभाव तो नहीं है इसकी जानकारी भी रखते हैं। शुद्ध परीक्षण के लिए वह मिट्टी के नमूने लेता है और उन्हें जांच के लिए मृदा परीक्षणशाला में भेजता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो किसान है वो वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता करता है। अमेरिकी किसान जो है वो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, वो पूरी तरीके से इन्हीं पर निर्भर करता है। कृषि कार्यों को यहाँ पर मशीनों के द्वारा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, लेवलर हो गया, ड्रिलर हो गया, हार्वेस्टर है, कंबाइंड मशीन है, थ्रेशर है, इन सब का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जो अन्न भंडारण है वो ऑटोमेटेड अन्न स्टोरों में होता है। यह बाजार में विपणन एजेंसियों को बेच दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो किसान होते हैं वो पूरी तरह से व्यावसायिक और भारतीय किसानों की तरह जीवन यापन नहीं करते हैं। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो किसान हैं वो पूरी तरीके से व्यावसायिक तौर पर कार्य करते हैं, यानी कि व्यापारिक जो होते हैं उस तरीके का जीवन यापन करते हैं, जबकि भारतीय किसानों में केवल खेतीबाड़ी जो है वो जीवन यापन के लिए भी की जाती है। जो किसान कृषि कार्य में निपुण होते हैं वे आय और व्यय के ब्यौरे का ठीक ठाक रखरखाव करते हैं। नेक्स्ट है भारत कृषि फार्म, अप्रतीक अध्ययन। ठीक है, एक प्रतीक केस स्टडी ऑन एग्रीकल्चरल फार्म इन इंडिया। भारत में कृषि फार्म जो है उसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 हेक्टेयर है। खेती की जमीन गंगा के मैदानी भाग में स्थित है। फार्म का मालिक जो है वो प्रायः मुख्यतः गांव में निवास करता है। फार्म के एक कोने में एक कुआं बना होता है। वह अपने खेतों में सींचने के लिए पंप सेट का इस्तेमाल करता है। पूरी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। इन भूखंडों पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है और जब वर्षा का मौसम आता है तो उस समय उन टुकड़ों पर चावल की फसल उगाई जाती है। अधिक उर्वरा भूमि होने से उसी खेत से दूसरी फसलों को भी उगाया जाता है। गेहूं की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि नवंबर से अप्रैल तक। खेती करने के लिए किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों, सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि के संबंध में परामर्श करते हैं। किसान कुछ पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, पक्षी और चूजों को भी पालते हैं। पास स्थित कस्बों में वे संचालित सहकारी भंडारों पर पशुओं से प्राप्त दूध को बेचते हैं। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां अपने सदस्य किसानों को चारे का प्रकार और उनके उपयोग का ढंग, पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के विषय में सुझाव देती हैं। अनेक कृषिगत गतिविधियों को संपन्न करने के लिए सामान्यतः किसान कस्बे से ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसे कृषि यंत्रों को किराए पर लेता है। खेत में विभिन्न कार्यों को करने के लिए वह उसी गांव से या निकट के गांव से श्रमिकों को मजदूरी के लिए बुलाता है। परिवार के सभी सदस्य खेती के कार्यों में उसकी सहायता करते हैं। फार्म पर फसल उगाने के लिए किसानों को बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीदने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसको पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो क्या करता है, साहूकारों पर निर्भर रहता है। साहूकारों से वो पूंजी उधार लेता है और कृषि सहकारी समिति या बैंक भी जो है वो कम ब्याज दरों पर उन्हें ऋण उपलब्ध करवाती है। निकट के कस्बे में स्थित मंडी में वह अपनी उपज को बेचता है। अधिकांश किसानों के पास फसल को भंडारित करने के लिए सुविधाओं की कमी होती है, इसीलिए वे बाजार भाव अच्छा न मिलने पर भी अपने उपज को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने फसल भंडारण के लिए कुछ उपाय किए हैं। अधिकांश किसानों के पास उचित शिक्षा और आधुनिक खेती के लिए पूंजी का अभाव रहता है। उनके पास पूंजी प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण संभावना है कि आगामी कुछ दशकों में स्थिति बदल सकती है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।